everybody and welcome back to my channel. This video will be for oral pathology. As I was doing oral anatomy, मैंने oral anatomy पहले से शुरू कर रखा था, उसका पहला वीडियो डाला था. तो oral anatomy भी हम साथ में साथ करते रहेंगे. लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उन्हें ओरल पैथोलॉजी का भी फर्दर वीडियो चाहिए, बिकॉज ओरल पैथोलॉजी का साइनॉप्सिस इतना बड़ा होता है कि आप उसको एक बार में कवर नहीं कर सकते. सो उसकी बहुत सारी वीडियोस डालनी पड़ती है. मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, कुछ रहती हैं. तो आई विल बी डूइंग लाइक ऑल्टरनेट, कि जो चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसका वीडियो भी डालती रहूँ और एक ऑल्टरनेट वीडियो ओरल पैथोलॉजी का भी डालती रहूँ, बिकॉज साथ में ओरल पैथ भी कवर हो जाएगी. सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल पैथोलॉजी के हिसाब से, विच इज़ वाइटामिन्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. उनकी जोनल मैनिफेस्टेशंस प्लस उनकी ओरल मैनिफेस्टेशंस, मतलब अगर कोई वाइटामिन की डिफिशिएंसी होती है बॉडी में तो जर्नल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लस ओरली उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्या दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें इस टेबल में कवर हैं. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बहुत सारी ऐसी टेबल्स दे रखी हैं ओरल पैथ के साइनॉप्सिस में, और ये सबसे दी लॉन्गेस्ट साइनॉप्सिस है सारे सब्जेक्ट्स में से. सो इसको एक बार में कवर करना मुश्किल है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करने की कोशिश करेंगे. साथ में नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो ओरल एनाटमी का होगा, नेक्स्ट सेकेंड वीडियो. ठीक है, पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अपलोड करने में. सो नाउ आई विल बी मेकिंग इट रेगुलरली सो दैट it will help you to get a better understanding. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द डेंटल सब्जेक्ट्स. अगर आप किसी भी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप BDS कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू. सो अगर आपको वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हों. और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो है उसको फॉलो करते हैं, दैट इज़ डेंटल पल्स. उसके साइनॉप्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उसमें सारा कीवर्ड और सब मेन चीज़ें होती हैं. तो अगर हमें साइनॉप्सिस अगर किसी चीज़ का ऑलरेडी आता होता है तो क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप सबके पास डेंटल पल्स बुक तो होगी ही. आई मस्ट श्योर कि जितने भी MDS एस्पिरेंट्स होते हैं, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होता है, डेंटल पल्स इज़ अ मस्ट. और उसके साथ उसका जो साइनॉप्सिस होता है वो हर एक चैप्टर का की पॉइंट होता है. अगर आपको वो आता है तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी ड्यू. दैट इज़ फर्स्ट वाइटामिन, दैट इज़ वाइटामिन ए. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वाइटामिन दे रखे हैं जिनकी डेफिशिएंसीज और उनकी जोनल मैनिफेस्टेशंस प्लस ओरल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बताया हुआ है. आई विल बी डीलिंग विद द पिक्चर्स ऑल्सो, ताकि आपको बेटर पता चल सके कि भी किस हिसाब से ये दिखाई देता है. तो पहला विटामिन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ वाइटामिन ए. और हम सबको पता है, हम बहुत लो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है. मस्ट श्योर आपने पढ़ा होगा, बहुत पुराने बेसिक 9th-10th चैप्टर 9th-10th क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको वाइटामिन का एक टेबल पढ़ाया जाता था, जिसमें कि वाइटामिन ए की सबसे आगे लिखा होता था नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब जिन लोगों को वाइटामिन ए की कमी होती है उनको रात को कम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है. ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में उन लोगों को बहुत कम दिखाई देता है रात को, या नहीं दिखाई देता. सो दैट इज़ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी. सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ और भी फीचर्स हो सकते हैं. अगर आप उनकी आइज़ को देखें क्लिनिकली तो दे विल टेल यू द फीचर्स की भी हमारी आँखें सूखती हैं, ड्राई हो जाती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ज़ेरोप्थेल्मिया, कैरेक्टराइज बाय ड्राइनेस इन कंजक्टिवा एंड कॉर्निया. अब कंजक्टिवा और कॉर्निया क्या होता है, आपको इसका एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए. जो हमारी आई का, कैन यू सी दिस, कॉर्निया इज़ बेसिकली द लेंस पार्ट. ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है. जो साइड में वाइट पार्ट रहता है आई का, जो विजिबल वाइट पार्ट होता है, दैट इज़ अ विजिबल स्क्लेरा. ठीक है, और जो हमारी आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स के अगर आप उनको आउटवर्ड ऐसे पुल करके देखोगे तो आपको कंजक्टिवा पार्ट दिखाई देगा, दैट इज़ इनसाइड योर आईलिड्स. सो 2 टाइप का कंजक्टिवा होता है, एक पैल्पेब्रल होता है और एक बल्बर होता है. ठीक है, बल्बर इज समवट डीपर. ओके, सो जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसमें कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो रेडनेस आती है आई में,
दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो ये पार्ट्स हमको पता चल गए। तो इन्होंने अब यहाँ पे बोला है कि ज़ेरोफ्थेल्मिया का मतलब क्या होता है, जब ड्राइनेस हो जाए कंजक्टाइवा में एंड कॉर्निया में। ठीक है, जो लेंस पार्ट है हमारा और जो हमारा इनसाइड ऑफ आईलिड्स है, इसमें अगर ड्राइनेस रहती है तो उसको ज़ेरोफ्थेल्मिया बोलते हैं। साथ ही में जो विटामिन ए के डेफिशिएंट वाले सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो उन लोगों में बिटॉट स्पॉट दिखाई देगा। बिटॉट स्पॉट एक ऐसा ट्रायंगुलर प्लाग लाइक स्ट्रक्चर होता है कंजक्टाइवा में, या फिर आप कह सकते हो कि स्क्लेरा में। बिटॉट स्पॉट शायद इसमें नहीं है। बिटॉट स्पॉट अगर आप देखो तो इफ़ दिस इज़ द आई एंड this part is your cornea, this part is your sclera, and this eyelid inside part is your conjunctiva. Okay, सो बिटॉट स्पॉट यहाँ पे कुछ ट्राइंगुलर प्लाग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, कई बार इनसाइड योर आईलिड कंजक्टाइवा में भी दिखाई देता है, तो दैट इज़ बिटॉट स्पॉट। ठीक है, एक टाइप ऑफ ट्राइंगुलर प्लाग इन कंजक्टाइवा जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनमें पर्टिकुलरली दिखाई देता है इफ़ ज़ेरोफ्थेल्मिया परसिस्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि इफ़ ज़ेरोफ्थेल्मिया परसिस्ट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ cornea occurs causing total blindness and this is called as keratomalacia. It is very important term keratomalacia. इसका मतलब क्या होता है? केराटोमलेशिया का क्या मतलब होता है कि अगर जो ड्राइनेस है वो चलती रहे उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वो टोटल ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है बंदे में, क्योंकि उसका जो कॉर्निया है, जो लेंस पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा। अगर टाइम के साथ उसमें टोटल ब्लाइंडनेस आ सकती है और इसको हम केराटोमलेशिया बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करी हुई है ओरल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशंस की। ओके, सो अब अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की ओरल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड केरेटिन फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको मेटाप्लेजिया का मतलब पता है? व्हाट इज़ मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया का मतलब होता है एक सेल फॉर्म से दूसरी सेल फॉर्म में कन्वर्ट होना। अगर इनिशियली आपकी कॉलमनार सेल फॉर्म थी, ठीक है, कॉलमनार सेल फॉर्म थी, तो उससे स्क्वेमस सेल फॉर्म बनना या कोई और फॉर्म बनना, मतलब एक सेल फॉर्म से दूसरी सेल फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज़ मेटाप्लेजिया। और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया। केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया का क्या मतलब है कि केरेटिन फॉर्मेशन भी हो रहा है, इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि केरेटिन फॉर्मेशन भी हो रहा है। सो दैट इज़ केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड केरेटिन फॉर्मेशन। तो हमें एक चीज़ उससे समझ में आती है, वो ये है कि अगर हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं तो उसमें केरेटिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, केरेटिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देयर इज़ ऑक्लूजन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की ऑक्लूजन। नेक्स्ट, enamel hypoplasia, atypical dentine formation, epithelial invasion of pulpal tissue. Enamel is more severely affected than dentine and delayed eruption. अगर हम इसको करेक्टराइज करें, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को अगर हम करेक्टराइज करके लिखें तो सबसे पहला तो यहाँ पे है केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया। ठीक है, केरेटिनाइजिंग मेटाप्लेजिया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है स्लाइवरी ग्लैंड्स की ऑक्लूजन, जो स्लाइवरी डक्ट्स हैं उनकी ऑक्लूजन हो गई। तीसरा मेन फीचर जो है यहाँ पे इनामल पे सबसे ज़्यादा असर दिखाई देता है, तो इनामल में हाइपोप्लेजिया होना शुरू हो जाता है, इनामल फॉर्मेशन कम हो जाती है। पल्पल इन्वेजन, एपिथेलियल इन्वेजन होने लग जाती है पल्प में। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है डिलेड इरप्शन। डिलेड इरप्शन मतलब दांत जो हैं, जो विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा तो उन लोगों में जो दांत की इरप्शन होगी वो डिले होगी, टाइम से दांत नहीं आएंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे फीचर आपको बनाना चाहिए। मेटाप्लेजिया, उसके बाद स्लाइवरी की डक्ट की ऑक्लूजन,
बिकॉज केराटिन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, जो डक्ट होती है उसमें केराटिन भर जाएगा, ऑक्लूड हो जाएगी वो। इनामल जो है दांत का वो कम हो जाएगा, उसमें हाइपोप्लेजिया होने लग जाएगा। पल्प टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो पल्प टिश्यू में एपिथेलियल इन्वेजन होने लग जाएगी, एपिथेलियम इन्वेड करने लग जाएगी और इरप्शन में प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, दीज आर ऑल द फीचर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट another vitamin deficiency, that is vitamin K, which is very important. Okay, if we talking about vitamin K, okay, तो ये मैंने यहाँ पे बिटॉट स्पॉट की एक फ़ोटो ली थी, आप देख सकते हो इस टाइप का प्लाग टाइप स्ट्रक्चर, कर्डी वाइट, पेल वाइट टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है, दैट इज़ बिटॉट स्पॉट, विटामिन ए डेफिशिएंसी। उसके बाद दिस इज़ केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया मतलब अगर टोटल ब्लाइंडनेस हो जाए बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, देन इट लीड्स टू केराटोमलेशिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है, हम सबने बहुत लो लेवल पे पढ़ा हुआ है कि रिकेट्स में क्या होता है। रिकेट्स 2 टाइप्स का हम कह सकते हैं। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में जो रिकेट्स होता है उसको हम चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो होती है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक आप लिख सकते हो रिकेट्स, एक आप लिख सकते हो ऑस्टियोमलेशिया। जो चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, और जो एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद दोनों होती सेम चीज़ है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, बस फ़र्क होता है एक चिल्ड्रन में हो रही है, एक एडल्ट्स में हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक पिजन चेस्ट दिखाई देता है, पिजन चेस्ट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पिजन चेस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिकेट्स। द विटामिन विच एक्ट्स मोर लाइक अ हार्मोन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। इट्स नॉट जस्ट अ विटामिन, इट एक्ट्स लाइक हार्मोन, इट इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स। रीनल रिकेट्स और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी इज सीन इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। जिन लोगों का काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से किडनी में प्रॉब्लम चल रही होती है, उन लोगों में रीनल रिकेट्स या फिर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, रीनल रिकेट्स इज मेनली ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रॉल। होता क्या है, जिन लोगों में काफ़ी टाइम से किडनीज़ की प्रॉब्लम चल रही होती है, उन लोगों में कैल्सिट्रॉल नाम का हार्मोन बनना कम हो जाता है। जब ये हार्मोन बनना कम हो जाता है, काफ़ी कम इसकी अमाउंट बननी शुरू हो जाती है, तो किडनीज़ ख़राब होने लगती हैं और उनमें रीनल रिकेट्स टाइप की डिजीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्योंकि जो कैल्सिट्रोल होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए। कैल्सिट्रोल ही अगर नहीं बनेगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और जब विटामिन डी नहीं बनेगा तो जिन लोगों में काफ़ी टाइम से किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें रीनल रिकेट्स और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इन रिकेट्स प्लाज्मा कैल्सिट्रोल लेवल इज डिक्रीज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी इज एलिवेटेड। इसमें 2 चीज़ें आपको जो रिकेट्स में याद रखनी चाहिए, विटामिन डी में याद रखनी चाहिए। वो पहली चीज़ क्या है कि कैल्सिट्रॉल नहीं बन रहा है किडनी में। दूसरी चीज़ अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अमाउंट नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने से प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। विटामिन डी को हम एंटी रेचेटिक विटामिन बी बोलते हैं, एंटी रेचेटिक विटामिन। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन सब पे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कैल्सिट्रोल कम हो जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज डिलेड इरप्शन ऑफ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, विटामिन ए में भी थी और विटामिन डी में भी है। डिलेड इरप्शन, प्राइमरी परमानेंट दोनों दांतों का डिलेड इरप्शन है। माल अलाइनमेंट हो सकती है दांतों की। डेवलपमेंटल एनॉमलीज ऑफ डेंटीन एंड इनामल, द टीथ शो वाइड प्रीडेंटीन जोन
विद मच इंटरग्लोबुलर। अभी आपको एक बात मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगी। इसमें यहाँ पे इन्होंने बात करी है प्री डेंटिन की और एक बात करी है इंटरग्लोबुलर डेंटिन की। इन्होंने बोला है कि प्री डेंटिन जो है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो इंटरग्लोबुलर डेंटिन है वो मच हो जाता है और ज़्यादा बन जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पल्प हॉर्न्स आर इलोंगेटेड। पल्प हॉर्न्स जो हैं दे आर इलोंगेटेड एंड एक्सटेंड टू अ हायर लेवल रीचिंग डेंटो इनामल जंक्शन। जो हमारा नॉर्मल दांत है जैसे कि ये है, ठीक है, ये इसके ऊपर ये इनामल की कवरिंग है, ये सारा इनामल है, ठीक है, दिस इज़ ऑल इनामल। उसके बाद ये हमारा सारा डेंटिन का पार्ट है, ठीक है, ये सब डेंटिन है। उसके बाद देन वी हैव पल्प, तो ये हमारा पल्प है, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर है दांत का, ठीक है, ये हमारा सीमेंटम है। अब इन्होंने क्या बात करी है यहाँ पे कि जो पल्प हॉर्न्स हैं, ये पल्प हॉर्न्स होते हैं, ये पल्प हॉर्न्स ये इलोंगेटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड एक्सटेंड रीचिंग डेंटो इनामल जंक्शन। जो डेंटिन और इनामल का जंक्शन होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं ये, ठीक है। तो अगर आप इन टाइप के लोगों में जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन टाइप के लोगों में जब आप कैविटी बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ये याद रखना है कि पल्प एक्सपोज होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमें क्या पता चला, हमें विटामिन डी के बारे में क्या पता चला, उसकी ओरल मैनिफेस्टेशंस के बारे में पहली चीज़ जो हमें पता चली वो है डिलेड इरप्शन। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली वो है माल अलाइनमेंट। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चली है वो वाइड प्री डेंटिन और मच इंटरग्लोबुलर डेंटिन। चौथी चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चलती है वो है पल्प हॉर्न्स गेट एलोंगेटेड। एंड पांचवी चीज़ जो हमारी रह गई यहाँ पे वो है डेवलपमेंटल एनामलीज ऑफ डेंटिन एंड इनामल। तो इन लोगों में डेवलपमेंटल एनामलीज भी हो सकती हैं और माल अलाइनमेंट, डिलेड इरप्शन, वाइड प्री डेंटिन, मच इंटरग्लोबुलर डेंटिन एंड पल्प हॉर्न्स एलोंगेटेड, ये सारी चीज़ें इनमें हो सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, आपको पता होना चाहिए। आप फिगर अगर देखोगे तो बच्चों में रिकेट्स जो हम बोलते हैं, नॉर्मल बोन अगर इस टाइप की होती है तो रिकेट्स में जो आप देख सकते हो किस हिसाब से कर्व हो जाती हैं, ये नॉर्मल अगर है तो ये इस हिसाब से कर्व हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एडल्ट्स में बात करें, ऑस्टियोमलेशिया अगर हम कहें तो ये है डायग्राम ऑस्टियोमलेशिया का। लोगों में जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खोखली या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही एबनॉर्मल रीमॉडलिंग होने से इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज जाता है। और आप अगर इनकी लेग्स, पर्टिकुलरली लेग्स अगर आप इनकी देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बो डाउन कर रही हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पिजन चेस्ट है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है आप पिजन चेस्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है वो आपको पता होना चाहिए। और ये विटामिन डी को हम एंटी रैचेटिक विटामिन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरग्लोबुलर डेंटिन और प्री डेंटिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्री डेंटिन है, ये प्री डेंटिन का एरिया होता है, दिस इज़ प्री डेंटिन एरिया, और ये काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, इट वाइड्स अ लॉट, ओके। और जो हमारा इंटरग्लोबुलर डेंटिन है ये वाला एरिया, ये भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आप इनकी क्रॉस सेक्शंस अगर लेते हो, टूथ के सेक्शंस अगर लेते हो, उनको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको ये दो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स दिखाई देंगे, ठीक है, ओके। सो लेट्स कम बैक, now let's talk about vitamin D, which is very simple, and vitamin D is also called as anti-sterility vitamin. इसमें क्या होता है, स्टर्लिटी जैसे वर्ड शो कर रहा है, इसमें फर्टिलिटी से इंक्रीज एक चीज़ होती है कि जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उन लोगों में, मेल्स में खास करके फर्टिलिटी कम रहती है। इम्पेयर्ड फीटल मैटरनल वैस्कुलर रिलेशनशिप्स, जो फीटल मैटरनल वैस्कुलर रिलेशनशिप्स होते हैं वो काफ़ी इम्पेयर्ड रहते हैं। एनसेफलोमलेशिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन लोगों में एनसेफलोमलेशिया हो सकता है। न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है,
तो विटामिन ई का जो सारा का सारा इफेक्ट है वो जर्नल इफेक्ट है, ओरल में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि विटामिन ई की जब डेफिशिएंसी होगी तो मेल फर्टिलिटी फिट और फीटल मैटरनल वैस्कुलर रिलेशनशिप्स, एनसेफलोमलेसिया और न्यूट्रल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये सारी आपको यहाँ पे बातें याद रखनी है। एनसेफलोमलेसिया मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप एनसेफलोमलेसिया का एक्सरे अगर आप लोगे तो आपको इस हिसाब से रेडियोल्यूसेंट एरियाज आपको दिखाई देंगे एनसेफलोमलेसिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विटामिन डी में हमने बात कर ली, विटामिन ई की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट विटामिन के। विटामिन के इज़ मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड एज कोएगुलेशन विटामिन, क्योंकि कोएगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आपको मेन चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए वो है कि जो फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 है, ये उनमें बहुत ज़्यादा 2, 7, 9, 10 की मॉडिफिकेशन करवाता है कोएगुलेशन फैक्टर्स की, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि इसकी डेफिशिएंसी हो। और brings about post-translational modification of factor 2, 7, 9, 10 blood clotting factors, particularly prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन आपको एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है, विटामिन के इज रिलेटेड टू प्रोथ्रोम्बिन। सो डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम, यहाँ पे जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। विटामिन के लिए आपको ये याद रखना है कि देयर इज़ प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम पे कोई फ़र्क नहीं है, क्लॉटिंग टाइम पे फ़र्क आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें विटामिन के की इफ़ेक्ट्स ऑन ओरल स्ट्रक्चर्स, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स बिलो, देखो हमने एक चीज़ यहाँ पे याद रखी है कि विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को अफेक्ट करेगा। अगर प्रोथ्रोम्बिन का लेवल बिलो 35% है तो इट रिजल्ट्स इन जिंजाइवल ब्लीडिंग आफ्टर टूथ ब्रशिंग। तो उससे क्या होगा, जिंजाइवल ब्लीडिंग होगी। स्पॉन्टेनियस जिंजाइवल हेमरेजेस अकर व्हेन प्रोथ्रोम्बिन लेवल फॉल्स बिलो 20%, ठीक है। तो एक मेन चीज़ यहाँ पे बताई हुई प्रोथ्रोम्बिन की, अगर प्रोथ्रोम्बिन लेस देन 20% अगर हो गया तो यहाँ पे हेमरेजेस होने शुरू हो जाएंगे जिंजाइवा के, जिंजाइवल हेमरेजेस। लेकिन अगर वो 35% तक का हुआ है तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विटामिन के अगर हमारा कम होता है तो प्रोथ्रोम्बिन को कैसे अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन सी विच इज़ दी इम्पॉर्टेंट विटामिन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन, ठीक है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी में रिजल्टेंस का भी हम सबको पता है, बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विटामिन सी अगर कम होगा तो स्कर्वी होगा। इट इज़ करेक्टराइज बाय स्पॉन्जी एंड सोर गम्स, स्पॉन्जी गम्स होंगे, सोर गम्स होंगे, लूज टीथ होंगे, ठीक है। ये अगर दांत है हमारा और ये हमारे अगर गम्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब बना दिया, लेट मी मेक इट क्लियर ऑन। ये अगर दांत है, ठीक है, ये हमारे गम्स हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जी और सोर गम्स मतलब जो गम्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से दांत को नहीं पकड़ेंगे, हमारे दांत खुद की लूज़ हो जाएंगे, जो इधर उधर मूव करने लगेंगे, डिस्प्लेस होने लगेंगे। जो गम्स हैं, नीचे के जो गम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूज जाएंगे, सोलन हो जाएंगे। डिलेड वूंड हीलिंग, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है उनका जो वूंड है वो आसानी से नहीं भरता, उन लोगों में हेमरेजेस होने की चांसेस और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको विटामिन सी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि गम्स स्वेलो हो जाते हैं, गम्स स्पॉन्जी हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, उन लोगों में अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है। तो क्या आप देख रहे हो कि विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सिट्रस फ्रूट में विटामिन पाए जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको अनीमिया से बचाते हैं, आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जॉइंट्स को, पर्टिकुलरली जॉइंट्स को सही तरीके से ठीक रखते हैं, ठीक है, जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ठीक रखते हैं, वूंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, हेमरेजेस नहीं होने देते, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस, जिन लोगों में विटामिन डी की प्रॉब्लम रहेगी, सिंथेसिस होने की प्रॉब्लम रहेगी, लोगों में कोलेजन ढंग से नहीं बनेगा। उनका अगर आप एक्सरे देखोगे तो आपको कॉक क्रू हेयर पैटर्न, वूडी लेग्स और ट्रम्बल फील्ड जोन इज़ अ क्लासिक हिस्टोलॉजिकल फीचर। अगर आप एक्सरे देखोगे तो आपको कॉक क्रू हेयर अपीयरेंस दिखाई देगी, मैं आपको भी बता देती हूँ।
और अगर आप हिस्टोलॉजिकल फीचर्स अगर आप उसके देखोगे तो ट्रम्बल फील्ड जोन पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट विटामिन बिकॉज बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड हैं। कैन यू सी दिस? और जिन लोगों में स्कर्वी होती है उनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, बेसिकली जो ये लॉन्ग बोन्स होती हैं, वुडी लेग्स जिनको हम कह सकते हैं, जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें यहाँ पे बताई हुई है, यहाँ पे उन्होंने कॉकक्रूकट, शायद पिक्चर नहीं लिया मैंने कॉकक्रूकट का, गम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनके स्वेल्डअप हो जाते हैं। अभी ओरल मैनिफेस्टेशंस आपको बता देती हूँ उनकी। कॉकक्रू कट अपीयरेंस का क्या मतलब है? जैसे अगर स्कल का एक्सरे लें तो यहाँ पे कुछ, अगर आप बेटर इसको फाइंड आउट करोगे ना, अगर आप गूगल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा, बट आई एम नॉट दैट मच श्योर फॉर कॉकक्रू अपीयरेंस बिकॉज मुझे इतना अच्छा इमेज मिला नहीं था कॉकक्रू अपीयरेंस का, ठीक है। सो यू कैन गो एंड आस्क with the teachers also. Okay, so let's talk about what are the oral manifestations of vitamin C deficiency. The pathognomic sign is swollen and spongy gums. Gums बहुत ज़्यादा swollen हैं, spongy हैं. Particularly interdental papillas are involved producing appearance of scurvy buds. जो interdental papilla हैं, interdental papilla का क्या मतलब होता है? अगर ये दांत हैं दो, तो इनके बीच में जो गम का पार्ट आता है, ये this particular part इज़ कॉल्ड एज इंटरडेंटल पैपिला, और ये बहुत ज़्यादा सूज जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्कर्वी बर्ड्स। इन सीवियर केसेस हेमरेजेस टू पेरिडोंटल मेम्ब्रेन्स फॉलोड बाय लॉस ऑफ बोन एंड लूजनिंग ऑफ टीथ लूजनिंग होनी बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है इन लोगों में, हेमरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन्स का, और लॉस ऑफ बोन बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बोन की हेल्थ के लिए, टूथ की हेल्थ के लिए, गम्स की हेल्थ के लिए। सो दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट, ओके। यू कैन सी लाइक दिस, दीज आर स्कर्वी बर्ड्स, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन B1. Let's talk about vitamin B1. Vitamin B1 is also called as anti-beriberi or anti-neuratic vitamin. This is important. You should know about this. Anti-beriberi and anti-neuratic vitamin. Vitamin B1 deficiency is seen in populations consuming polished sapple rice. Polished sapple rice. जो लोग चावल बहुत खाते हैं, पॉलिश्ड चावल खाते हैं, उन लोगों में विटामिन बी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन बी जो है वो 3 टाइप का आप कह सकते हो, ड्राई, वेट and another one which is called as corpuscles, okay. ड्राई बेरीबेरी और पेरिफेरल न्यूराइटिस, ड्राई बेरीबेरी को पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस का क्या मतलब होता है? जो पेरीफ्रीज हैं, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, उनमें जो नर्व्स होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। वेट बेरीबेरी में जो कार्डियक मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हार्ट पे असर पड़ता है, और सेरिब्रल और वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है, और कॉर्कोसाइकोसिस भी हो सकता है विद विटामिन B1 डेफिशिएंसी। विटामिन बी की कोई एज सच, विटामिन B1 की कोई एज सच ओरल मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, ठीक है। सो ड्राई बेरीबेरी इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ड्राई बेरीबेरी का है न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मस्कुलर वीकनेस, गाइट अटैक्सिया, पैरास्थेसिया, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वहीं पे अगर हम बात करेंगे वेट बेरीबेरी की, तो यहाँ पे हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ता है, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट एंड हार्ट hypertrophy, especially of right ventricle, tachycardia, bradycardia, dyspnea, lactic acidosis, algia. So all this is important in case of beriberi. Vernix encephalopathy. If we talk about vernix encephalopathy, okay, so vernix encephalopathy has 3 features. First is encephalopathy, next is oculomotor dysfunction, and third is ataxia. That is different, disproportionate गाइट। सो एन्सेफेलोपैथी का क्या मतलब होता है? डिसओरिएंटेशन होना, इनडिफरेंस होना, इनअटेंटिव, मतलब जो बंदा है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अटेंटिव नहीं होता। ऑक्यूलोमोटर डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है?
निस्टैगमस, लेटरल रेक्टस पैल्सी, कॉन्जुगेट गेज पैल्सिस, और अटेक्सिया का मतलब क्या होता है कि गाइड एंड स्टेनस। सो दिस इज अबाउट वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। कॉर्कस तब होता है जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होती है। कॉर्नक्स इज जस्ट एमनीजिया, कॉन्फेबुलेशंस एंड साइकोसिस। जब वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होती है तो बंदे को फर्दर कॉर्कोसिस होता है जिसमें एमनीजिया, कॉन्फेबुलेशंस और साइकोसिस आने लगता है। Now let's talk about the last vitamin of today's video, that is vitamin B2, which is called as riboflavin. Riboflavin is the most important. Deficiency of this is occur in children who do not drink milk. जो बच्चे दूध नहीं पीते, मिल्क नहीं पीते, उन लोगों में विटामिन B2 के डेफिशिएंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उन लोगों में नेज़ोलेबियल साइब्रिया, वैस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्रॉटल डर्मेटाइटिस। तो ये किस किस को अफेक्ट करेगा? स्किन को अफेक्ट करता है, आईज़ को अफेक्ट करता है, और नेज़ोलेबियल साइब्रिया इसमें होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। उसके बाद अगर हम इनकी ओरल मैनिफेस्टेशन अगर देखें तो ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का क्या मतलब होता है? टंग इन्फ्लेमेशन। ग्लोसाइटिस मतलब टंग इन्फ्लेम हो जाना। ठीक है, टंग इन्फ्लेमेशन। Filiform papilla become atrophied while fungiform papilla become enlarged mushroom shaped resulting in magenta colored tongue. Magenta colored tongue बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगीफॉर्म पैपिलाज बड़े बड़े हो जाते हैं मशरूम शेप के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिलीफॉर्म पैपिलाज रहते हैं वो एट्रोफाइड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है चिलोसिस, दैट इज़ ocular lesions, non-specified bilateral angular cholosis may be seen in association with faulty dentures or in patients with reduced vertical dimension due to atresion. Cholosis एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो विटामिन B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, फंगीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, मजेंटा टंग, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेट मी शो यू दिस। मेजेंटा कलर टंग इस हिसाब से दिखाई देती है, और जो टंग होती है उसकी पैपिलेज की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि फंगीफॉर्म पैपिला बीच में रहता है, फिलीफॉर्म पैपिलास बीच में रहते हैं और फंगीफॉर्म पैपिलेज आसपास होते हैं। ठीक है, फॉलिएट पैपिलास यहाँ पे फोल्ड्स की फॉर्म में होते हैं और ये सर्कमवैलेट पैपिले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बात करी है कि जो हमारे फिलीफॉर्म पैपिलेज हैं, फिलीफॉर्म पैपिलेज वो एट्रोफाइड हो जाते हैं, और जो फंकी फॉर्म पैपिलेज होते हैं वो मशरूम की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, और इसमें एक थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फिर हमारे सारे वाइटामिन्स कवर हो जाएंगे, देन विल जंप to another topic. Thank you, and if you find this video really helpful, do share it, subscribe to my channel, and I will upload more and more videos for you. So keep learning and stay happy. Bye bye.